नेपाल में बवाल के बाद कर्फ्यू जारी है। काठमांडू में भारी बवाल के बाद नेपाल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। काठमांडू में देर रात तक जेनजी का हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना के जवानों की तैनाती, फ्लैग मार्च इस बीच जारी है। नेपाल हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बवाल में 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप सोचिए, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थितियां इस वक्त बेहद तनावपूर्ण बनी हुई हैं। काठमांडू में भारी बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप नेपाल से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां देर रात तक हिंसात्मक घटनाएं रिपोर्ट होती रहीं। सेना ने इस बीच शांति की अपील की है। फ्लैग मार्च देर रात तक जारी रहा। आर्मी चीफ ने लोगों से शांति की अपील की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेपाल हिंसा पर इस बीच चिंता जाहिर की है। तो जेनजी का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ, कई तस्वीरें कल जो सामने आई वो बेहद परेशान करने वाली हैं। कई बड़े नेताओं के घर पर तोड़फोड़, आगजनी, उनके साथ मारपीट, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की इस दरमियान मौत की खबर परेशान करने वाली है। अब तक इस हिंसा में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल आर्मी चीफ लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, आज भी कुछ शांति से संबंधित तस्वीरें नेपाल से सामने आएंगी। इसे लेकर के ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सेना का फ्लैग मार्च जारी है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी नेपाल में जो हालात बने हुए हैं उस पर चिंता जताई है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, सवाल ये कि क्या ये किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट है? क्या ये हिंसा प्रायोजित है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना इतनी भयानक हिंसा का सबब बना, या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी काम कर रही थी? जेन जी को मोबिलाइज करने वाली वो शक्ति कौन सी है? इतनी बड़ी संख्या में सबको एकजुट करना, सड़कों पर सबका प्रदर्शन, और नेपाल में ज़बरदस्त तरीके से तख्ता पलट की जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे किसी तरह का कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते साल बांग्लादेश में जो हुआ उसकी तस्वीर कुछ जुदा नहीं थी। भारत के एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की तस्वीर भी आपको याद होगी। वहाँ पर भी इसी तरीके का मास अनरेस्ट देखने को मिला था। सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़, एनार्की, सब कुछ वही तस्वीर बार बार रिपीट हो रही है। और ये सब कुछ भारत के पड़ोसी देशों में हो रहा है, एक एक करके। कभी श्रीलंका तो कभी बांग्लादेश, अब की बार बारी नेपाल की। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाना इस हिंसा का सबब बना? हालांकि कई और मुद्दे हैं। कहा यह जा रहा है कि यूथ नाराज हुआ क्योंकि सोशल मीडिया ने इस पूरी नाराजगी को ट्रिगर किया, जो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन इससे पहले से कई ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर के देश की जनता खुश नहीं थी, सरकार से नाखुश थी, और ये नाराजगी सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद ट्रिगर हुई। इतनी ट्रिगर हुई कि भयानक हिंसा में तब्दील हो गई। शुरुआत में प्रोटेस्ट सड़कों तक हो रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, पत्थर, लाठी, सब कुछ सेना को खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीर परेशान करने वाली है, खास करके उस देश के लिए जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन यहां तो सेना अपनी जान बचाती फिर रही है। जब बड़ी संख्या में देश की जनता सड़कों पर उतर आती है, सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठाने लगती है, तो फिर कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। सवाल ये कि क्या केपी शर्मा ओली इन स्थितियों को भाप नहीं पाए? इंटेलिजेंस फेलियर था? अगर ये कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसने जेन जी को मोबिलाइज किया, तो उसके बाबत क्या नेपाल के सिस्टम को जानकारी नहीं हो पाई थी? वो उसे जज नहीं कर पाए और इतनी बड़ी चूक देखने को मिली। नेपाल में प्रदर्शन के दरमियान 3 बड़ी जेल ब्रेक की घटनाएं भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने जेल की दीवार तोड़ दी। महोत्तरी की जलेश्वर जेल से करीब 572 कैदी भाग गए। तो देखिए, प्रदर्शनकारी यही नहीं थमे हुए। सिर्फ संसद में दाखिल होना, नेताओं के घरों में आगजनी, पत्थरबाजी नहीं। महोत्तरी की जलेश्वर जेल से करीब 572 कैदी इसलिए भाग गए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने जेल की दीवार तोड़ दी। ललितपुर की नक्खू जेल से 1500 कैदी भाग गए। कैलाली जेल से भी कई कैदियों के फरार होने की खबर सामने आई।
अब सवाल ये कि नेपाल में इस तरह की एनार्की को कोई क्यों बढ़ाने पर आतुर है, और ये कोई कौन है? ये एक्स फैक्टर जो है, जो इस पूरी हिंसा के पीछे है, इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे है, अब तक वो चिन्हित क्यों नहीं हो पाया है? प्रदर्शनकारियों की अगर मांग भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी, सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध थी, रोजगार के अवसर, आर्थिक मंदी से नाराजगी, अगर ये सारी नाराजगी की वजह भी थी, तो कैदियों को जब आप जेल से रिहा कर देंगे तो आप सोचिए कि फिर उस देश का क्या हश्र होगा। सभी तो कैदी ऐसा तो है नहीं कि क्लीन होंगे, कुछ क्राइम किया होगा, अपराध किया होगा, इसीलिए वो जेल में बंद थे। सभी कैदियों को जिस तरीके से रिहा कराया गया, जेल की दीवार को तोड़वाना, वो तमाम चीजें ये बता रही हैं कि जानबूझकर नेपाल में अनार्की को फैलाने की कोशिश करवाई जा रही है। लेकिन इस एक्स फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं, मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। एक तरफ भीड़ सड़कों पर अभी भी है, सेना फ्लैग मार्च कर रही है, बावजूद इसके अगर बात की जाए तो लोग ना तो शांत हो रहे हैं, ना अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन हिंसक गतिविधियां जारी रहीं। जेल से कैदियों को रिहा कराया जा रहा है, कैदी भाग रहे हैं, टोटल एनार्की स्टेट बनता जा रहा है नेपाल। बिल्कुल बनता जा रहा है। और जिस तरीके से एशियाई महाद्वीप के अंदर लगातार हम एक एक करके तमाम छोटे बड़े देशों में तख्ता पलट की चीज़ें देख रहे हैं। आप श्रीलंका का हालात देख लीजिए, आप बांग्लादेश में तख्ता पलट देख लीजिए, और महज और अब फाइनली आप देख लीजिए जिस तरीके से ये नेपाल के अंदर हुआ है, तो मतलब 2022 से लगाकर 2025 के अंदर 3 देशों के अंदर तख्ता पलट की चीज़ें हुई हैं। और इसमें उसके बाद फाइनली क्या होता है कि सेना को अपने हाथ में कमान लेनी पड़ती है। और आप समझिए कि 72 घंटे के अंदर 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जला दिए गए। इसके अलावा शीतल भवन हो, वहां की संसद हो, वहां पर राष्ट्रपति का घर हो, तमाम चीजें हो। और सबसे दुखद और पीड़ादायी चीज क्या होती है कि किसी की भी बीवी को अगर आप जिंदा जला दे रहे हैं तो वो खुल के या कहें कि पूरी तरीके से एनार्की है। ठीक है, जिस तरीके से सूत्र ये बता रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं नेपाल पूरी तरीके से झुलस रहा है, पूरी तरीके से हिंसक गतिविधियां वहां पर अंजाम ले रही हैं। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जब गहराई से जांच होगी, कोई स्वतंत्र आयोग बनेगा, कोई जांच कमेटी बनेगी, कोई रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनेगी, तब जाकर साल 2 साल 5 साल के अंदर इस तरीके की चीजों की घटनाओं की पूरी रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जिस तरीके से वहां पर लगभग 22 लोगों की वहां पर उनको गोली लगने से उनकी मौत हुई है, वहां 450 से ज्यादा लोग घायल हैं, बैंकें लूट लिए गए, वहां पर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को आग लगा दिया गया। आखिरकार जेनजी को यह समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप तख्ता पलट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप नुकसान किसे पहुंचा रहे हैं? देश की उस संसद को जिसे साल 1903 में बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? नेपाल। नेपाल कौन? वो देश जिसे ना कभी अंग्रेज गुलाम बना पाए, ना जिसे कभी कोई बड़ा देश अपना उपनिवेश बना पाया, ना जिसे कोई अपना आने वाले समय में गुलाम बना पाएगा। और आप समझिए कि नेपाली आर्मी हो, नेपाल के गोरखा बटालियन हो, नेपाल के लोग हो, हमेशा से बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये जो जेनजी अपनी बहादुरी दिखा रहा है, ये कायरता की पूरी तरीके से निशानी है। आप यकीन मानिए, मेरा मन उस वक्त से ही पीड़ित है जब किसी महिला को जला दिया गया। आप समझिए, उसका घर जलाया गया, उस महिला की पीड़ा क्या रही होगी, ये समझना पड़ेगा। आप राष्ट्रपति के कह साथ रहे हैं, मारपीट हुई। मोहित, सोशल मीडिया पटा पड़ा है उन तस्वीरों से जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। वाकई बेहद हृदय विदारक तस्वीरें नेपाल से सामने आई। यहाँ पर सवाल ये कि 4 सितंबर को रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, बैन लगाए जाते हैं 26 मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए। रजिस्ट्रेशन न कराना, सरकार का दलील यही था कि क्योंकि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अफवाहें फैलती हैं, और इसी वजह से जिम्मेदारी तय करने के मकसद से सरकार ने यह फैसला लिया था। मेरा सवाल ये कि 4 सितंबर को रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और महज 2 से 3 दिनों के भीतर इतनी बड़ी तादाद में युवाओं को एकजुट करके सड़कों पर लाना, वो भी तब जबकि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया था। उन तक एक्सेस कैसे किया गया? वो एक्स फैक्टर कौन सा है? और जो बार बार हम अपने देश के पड़ोसी देशों का जिक्र कर रहे हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, और अब नेपाल, क्या ये किसी तरह का एक पूरा प्रयोग है जो भारत के इर्द गिर्द किया जा रहा है, और इसके दूरगामी पहले से ही परिणाम पूर्व निर्धारित किए गए हैं?
भारत के संदर्भ में भी इन स्थितियों को देखना होगा, समझना होगा, बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। देखिए प्रीति, ये संयोग बिल्कुल नहीं है और जो आपने कहा है ये प्रयोग है और मुझे भी इस बाबत ही कुछ कुछ इशारे मिल रहे हैं। 3 साल के अंदर 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 महज 3 साल के अंदर 3 बड़े देशों के अंदर तख्ता पलट होना, सेना का अपने हाथ में कमान लेना और इस तरीके से एनार्की का होना, ये बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है या इशारे दे रहा है, संकेत दे रहा है। आपको पता है कल ही सीसीएस की मीटिंग होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब का दौरा करने के बाद तुरंत पहुंचते हैं और आप देखिए कल ही उन्होंने सीसीएस की मीटिंग को चेयर किया। बहुत सेना प्रमुख हों, चाहे तमाम दूसरे बड़े इंटेलिजेंस के अधिकारी हों, सभी के साथ इस चीज को लेकर डिस्कस किया गया और साथ ही ये बताया गया कि आखिरकार भारत कितना तैयार है, क्योंकि जब पड़ोस में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है। नेपाल तो वो देश है जहां से हमारे साथ साथ बॉर्डर लगते हैं। आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की बात हो, आप समझिए कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, बिहार का कुछ हिस्सा हो, नेपाल की सीमा बहुत लंबी सीमा है जो भारत के साथ अटैच होती है। साथ साथ बड़े बॉर्डर को, चाहे वो सोनौली बॉर्डर हो, रक्सौल बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर हो, वहां पर भी तैनाती बढ़ा दी गई है। एसएसबी की लगातार मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अपने हिसाब से नजर रखे हुए हैं। और हाँ, जिसका जिक्र आपने किया, मैं थोड़ी सी उसमें हल्का सा तब्दीलियां हुई हैं, क्योंकि देखिए भले ही 4 तारीख से इस चीजों पर, इस पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू हो गई थी प्रीति, हो गई थी देर रात से तैयारी, लेकिन आधिकारिक सुबह होते होते आधिकारिक जो मोहर लगी वो 5 तारीख को इस पर प्रतिबंध की मोहर लगती है। और आप समझिए कि 28 तारीख का नोटिफिकेशन, आपको 7 दिनों का समय दिया जाता है। 5 तारीख को इस पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और 28 से 4 तक के बीच में तैयारियां शुरू हो गई थी। और 4 तारीख को तो अच्छी खासी वहां मीटिंगें हुई थी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। और महज भारत की ही बात नहीं है, आप भारत के अलावा देखिए तुर्कमेनिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, मिडिल ईस्ट की बात करें, इराक की बात कर लीजिए, ईरान की बात कर लीजिए, ये और सबसे बड़ी बात फ्रांस में तो 15 साल से नीचे के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वहां भी कानून आया। तो इन तमाम देशों में कानून लाया गया है, कई जगह तो पालन किया जा रहा है और कई जगह तो इस पर बहुत जरूरी हो जाता है सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी तय करना। और यही वजह थी कि सरकार ने, क्योंकि अफवाहें फैलती हैं तो उसके काफी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था। लेकिन जेन जी को ये नागवार गुजरा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर दिल्ली में सीसीएस की अहम बैठक हुई। मीटिंग में नेपाल की मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। पड़ोसी देश में हिंसा हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा के दरमियान बड़ी बातें कही। युवाओं की जान का जाना दुखद है। स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अहम है। तो देखिए, सीसीएस की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि नेपाल में अस्थिरता, इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। हमारी सरहद नेपाल से कई पॉइंट्स पर लगती है और जिस तरीके से नेपाल तक पहुंचना या नेपाल के लोगों का भारत तक पहुंचना बहुत इजी है, ये पूरी प्रक्रिया। इसे मद्देनजर रखते हुए फिलहाल वहां की स्थिति पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक में नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि को लेकर के तमाम बातें कहते नजर आए।